जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य संबंधी जो भी यूजीसी ने कंडक्ट करवाए हैं पेपर, उनमें से हम 2022-23 का जो पेपर है उसको लेकर चल रहे हैं। तो इसमें देखिए करीबन हमने 50 क्वेश्चन जो है, टोटल तो 100 क्वेश्चन आते हैं पर 50 क्वेश्चन हमने करीबन 1 आवर्स के वीडियो में बनाया है। ये उसका सेकेंड पार्ट है। आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करिए। वीडियो संक्षेप में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको देखिए व्याख्या सहित हम चीज़ों को वो करा रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं, उसके अच्छे से व्याख्या भी करा रहे हैं, ताकि ये हो कि आपका कम से कम अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर पकड़ बना रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर को। 51 नंबर जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन कहता है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है। सतपुड़ा के जंगल कविता, सतपुड़ा का जंगल जो कविता है उसमें जंगल के संबंध में विशेषण प्रयुक्त है कौन सा। जगमगाते जगे जागे, चिलचिलाते चले, कम से कनक ने, नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने। तो देखिए इससे ये आइडिया होगा कि हमारी यूनिट से जो क्वेश्चन आता है कविता से ही, तो इसमें ये भी पूछ लिया कि कौन से इसमें विशेषण प्रयुक्त हैं। तो जब आपने कविता अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी जाके इस चीज़ को कर पाएंगे। तो पूरी कविता में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इस तरीके से, सतपुड़ा के जंगल से, नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, कंप से कनकने, ऊँघते अनमने, कष्ट से ये सने, अजगरों से भरे, गति से परे, लताओं के बने। क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। अब ये देखिए, ये नहीं पूछा है सीधे सीधे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, यही इस एग्जाम को कठिन बनाता है। इसमें आपसे ये पूछ दिया गया कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रचा गया है। इंद्र, व्रजा, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी, मंदाक्रांता। तो इनमें से ये किन छंदों में है प्रिय प्रवास को रचा गया है। तो नीचे दिए गए विकल्प में केवल 1, 2 इस तरीके से आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जो प्रिय प्रवास एक तो रचना, ये हरिऔध जी का महाकाव्य है, और वो जिन छंदों में है वो है द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांता। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में भी बताया गया है। जैसे द्रुत विलंबित जो होता है, द्रुत विलंबित इस वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ के क्रम कुल 12 वर्ण होते हैं। और जो शार्दुल विक्रीडित होता है, इस छंद में कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के बाद तथा चरणांत में यति होता है। गढ़ों का क्रम इस प्रकार है: मगड़, सगड़, सगड़, तगड़, तगड़, गुरु। और मंदाक्रांता, ये मंदक्रांता इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में भगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण। क्वेश्चन है, ये सब तो व्याकरण से क्वेश्चन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भ्रमर गीत के पद हैं उनमें गोपियाँ उद्भव को इन वचनों से संबोधित करती हैं: जोग सिखावत पाड़े, ज्ञान की महल, घोष बड़ो व्यापारी, मधुकर मत मत वारे, निर्गुण नदिया मदारी। तो इनमें ये कहा गया है कि किन वचनों से उन्हें बार बार जो है वो संबोधित करती हैं। तो एक तो जोग सिखाने आए थे, ये उनको ताना मारती हैं। दूसरा ये कहती है घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ से शुरू होता है। इनके अलावा ये कहती है निर्गुण नदिया मदारी, ये निर्गुण नदिया मदारी के बजाय ये कहती है मधुकर मधुवत वारे। तो मधुकर से संबोधित करती है कि कैसे मधु जो होता है रसपान के लिए वो जो है भ्रमित होता रहता है। तो उसी से जो है पूरा अगर देखेंगे गोपियाँ जो है उद्धव को जो संवाद करती हैं, तो मधुकर को बीच में भौरे को लाके और अपनी बातों को जो है कि कैसे वो मधु रसपान करने के लिए अलग अलग फूलों पे मंडराता रहता है। तो भ्रमर गीत पदों में जो गोपियाँ हैं उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं: जोग सिखावन पाणे, मधुकर मत मत वारे, घोष बड़ो व्यापारी, यानी आयो घोष बड़ो व्यापारी। अभी देखिए उपन्यास में आपके यहाँ मैला आंचल लगा हुआ है, और मैला आंचल को हमने चैनल पे बहुत अच्छे से पूरा उपन्यास करवाया है। तो ये जो मैला आंचल है, मैला आंचल की स्त्री पात्र इनमें से कौन है। मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, फूलिया, आभा रानी। तो इसमें मैला आंचल की स्त्री पात्र इनमें से कौन है। देखिए सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, आभा रानी, फुलिया। तो मतलब ये भी समझिए एग्जाम में कि जो बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि हाईलाइट पात्र हैं वही नहीं आते हैं। अब यहाँ मैला आंचल की स्त्री पात्र में जैसे फुलिया, तो फुलिया है, आभा रानी है, मंगला देवी है, कमला है, लक्ष्मी है, ममता है, सिलिया है, रामपियरिया है।
स्त्री पात्र में इतने हैं, सभी को आप ध्यान रखिए। मैला आंचल बहुत बड़ा उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो रचित आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। उसमें राम पियरिया, सिलिया, लक्ष्मी, ममता, कमला, मंगला देवी, आभा रानी, फुलिया, ये सभी स्त्री पात्र हैं। तमस जो उपन्यास है, तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तमस उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, हयात बख्श, गिरधारी लाल। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से पात्र हैं। तो एक तो हरनाम सिंह है, हयात बख्श भी है और देवदत्त है ना। तो जो तमस उपन्यास है उसमें आप काफ़ी पात्र देखेंगे। भारत के विभाजन से संबंधित जो तमस उपन्यास उस समय के अंधकार काल को दिखाता है। इस उपन्यास में हरनाम सिंह है, हरनाम, हयात, देवदत्त, नत्थू, बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल, जनरल, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौला दाद, लक्ष्मी नारायण। तो ये देखिए तमस उपन्यास के काफ़ी पात्र हो गए ना। हरनाम, हयात, देवदत्त, नत्थू, बख्शी, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल, जनरल, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौला दाद, लक्ष्मी नारायण, देशराज, शंकर। क्वेश्चन कहता है कि मानस का जो हंस उपन्यास है उसकी रचना में अमृतलाल नागर ने किन पुस्तकों का सहयोग लिया है? तो जो मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल जी ने रचा है उसमें उन्होंने किन पुस्तकों का सहयोग लिया है? तुलसी काव्य मीमांसा का, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसी, या काशी का इतिहास, या अकबर। तो काफ़ी डेप्थ में हो सकता है कि मानस का हंस आपने पूरा पढ़ा हो, सभी ने पढ़ा हो, लेकिन ये इतनी बारीकी से क्वेश्चन है कि मानस का हंस जो उपन्यास उसकी रचना में नागर जी ने किन पुस्तकों का सहयोग लिया, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अगर इस तरीके से कर पाएंगे तो ही आप विकल्प को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मानस का हंस उपन्यास है उसकी रचना नागर जी ने की है। और नागर जी के सहयोग के बारे में बताएं तो ये तुलसी काव्य मीमांसा का सहयोग उसमें लिए, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर, ये 3 रचनाएं, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास, अकबर। मानस का हंस में नागर जी ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र का चित्रण किया है। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है? तीसरी कसम जो कहानी है, लालमोहर, महेश्वर, धुनीराम, पलटदास, बेगू, पटवारी। तो जो तीसरी कसम है उनके कहानी पात्रों में देखें तो कौन कौन है? एक तो है इसमें लालमोहर, पलटदास, और इनके अलावा है इसमें धुनीराम। देखिए जो तीसरी कसम है अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ कहानी तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लालमोहर, पलटदास। तो तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लालमोहर, पलटदास, धुनीराम। इसके मुख्य पात्रों में गाड़ीवान हीरामन और कंपनी की जो औरत हीराबाई है। तो ये पूरी कहानी में आप देखते हैं कि एक गाड़ीवान हीरामन होता है और जो है औरत हीराबाई होती है, बाकी लालमोहर, पलटदास, धुनीराम ये सब है। और जो ये तीसरी कसम कहानी प्रेमोन्मुख यानी प्रेम की तरफ उन्मुख कहानी है, यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती नहीं दिखती और ना तो इसमें प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, ना ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं मारे गए गुलफाम, रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में है मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, आदिम रात्र की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवदिया। तो मारे गए गुलफाम हो गया, आदिम रात्र की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवदिया। गैंग्रीन कहानी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार करना है आपको कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो गैंग्रीन कहानी में पिता और पुत्र के संघर्ष का चित्रण है। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है गैंग्रीन में। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकरसता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली को अपनाया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से ये कहानी पढ़ी होगी तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। जो गैंग्रीन कहानी है उसमें अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की जो विषमता है उनको चित्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस कहानी में अज्ञेय जी ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकरसता को चित्रित किया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को बयां करता है, उनके जो पैर काट दिए जाते हैं ये। गैंग्रीन कहानी का मूल वर्ड विषय एक युवती मालती है।
तो जो गैंग्रीन कहानी है, गैंग्रीन कहानी का मूल वर्ण विषय एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरण में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। यह एक विवाहिता स्त्री के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी है। यानी जो मालती होती है, एक युवती मालती, उसके यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरण में जो बीतते उबाऊ जीवन है उसकी कथा है। यह एक विवाहिता स्त्री के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। कहानी के पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी, कथाकार। अज्ञेय की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं? तो अज्ञेय की प्रमुख कहानियों में देखें तो विपतगा 1937 में है, परंपरा 1940 ईस्वी, विपतगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंदर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतिया मैंने उज्जैनी से आगे वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो यहाँ पे देखिए जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का कथन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का ये कहना है कि कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना विद्यमान हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। आषाढ़ का जो एक दिन का प्रकाशन है, इस नाटक का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन एक विखंडित नाटक है। प्रथम खंड में युवक कालिदास उज्जैन नामक नगर क्षेत्र में शांतिपूर्वक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा था। मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है। द्वितीय खंड में पता लगा कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम चुकी है और हर ओर उसकी ख्याति फैली हुई है। तृतीय अंक में कालिदास ने सब कुछ त्याग दिया था। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारत दुर्दशा नाटक है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, नेहवे भारत को अवनाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप भी दिखते हैं। तो इसमें देखिए जो भारत दुर्दशा नाटक है, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक। इस नाटक में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों की आलोचना हुई है। इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कुल 17 है। इनके प्रमुख नाटकों में है वैद्य की हिंसा, हिंसा नाभोती, विशस्य विषमौजधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा लिखा है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः ऑप्शन दिया गया है। देखिए अध्यापक जो पूर्ण सिंह है, अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने मात्र 6 निबंध, अध्यापक पूर्ण सिंह जो है हिंदी के मात्र ऐसे निबंधकार जो सिर्फ और सिर्फ 6 निबंध लेकर हिंदी निबंध साहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। इनके निबंध में है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा। देखिए ये जो है ना हिंदी में भी लिखे हैं, पंजाबी में और अंग्रेजी में भी, जिनमें इन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा में ही लिखा है। तो ये बात सही है, सबसे ज़्यादा अगर पूर्ण सिंह लिखा है तो अंग्रेजी में लिखा है।
इन्होंने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 ईस्वी में लिखी थी। और पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी भाषा में 50 से अधिक संख्या में लेख लिखे। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। पहली चीज, जो शिव शंभू शर्मा है वो एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में व्यंग्य विनोद भाव की बड़ी सहजता से प्रयोग मिलता है। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठी का प्रकाशन 1901 में है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानते हैं। तो ये जो शिव शंभू का चिट्ठा ये अपने पाठ्यक्रम में है, इसमें ये बताया गया कि जो शिव शंभू के कल्पित पात्र हैं या मिंटो के बारे में, या इसमें व्यंग्य विनोद भाव से कोई भी चीज़ें कही गई हैं, तो एक निबंध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही बनाया है। तो देखिए शिव शंभू का जो चिट्ठा है ये बाल मुकुंद गुप्त का प्रमुख व्यंग्यात्मक, तो पहली बात तो ये हो गया कि ये व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखा गया है। इसमें इन्होंने तत्कालीन जो गवर्नर जनरल है उस पर तीखा व्यंग किया है। शिव शंभू इस निबंध में कल्पित चरित्र है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ये बाल मुकुंद गुप्त का जो प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध है, उस समय जो गवर्नर जनरल था उस पर व्यंग करने के लिए लिखा और एक कल्पित पात्र रचा। निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव की बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानते हैं। गुप्त जी ने अनस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध लेखमाला प्रकाशित की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खिलौना, खेल तमाशा और स्फुट कविताएं, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रताप नारायण मिश्र जो कि एक निबंधकार, उनके जो रचनाएं उन पर विचार करना है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ये पहली बात है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। दूसरा, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप बहुत ही औपचारिक ढंग से मिलता है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो देखिए, लिए तो ये निबंधकार प्रताप नारायण जी को, लेकिन एक व्यक्ति को लेकर उनके पूरे व्यक्तित्व से क्वेश्चन बना दिया प्रताप नारायण से ही कि वो आत्मव्यंजक हैं या औपचारिक लिखते हैं, उड़िया निबंध को अनुवाद किया है, या संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतें उनके निबंध में मिलती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछने का इसका पैटर्न है। अब जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, उनको शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शुक्ल जी ने प्रताप नारायण जी को हिंदी का एडिशन माना है। पहली बात यह है कि मिश्र को शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता, तो निबंध के क्षेत्र में उन्हें क्या माना जाता है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। उनके निबंध में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े की जो ग्रामीण कहावतें हैं वो भी दिखती हैं। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध कौन से हैं, तो धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौ, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, घूरे का लत्ता बीने, कनातन के दौल बाधे, ये सभी। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार क्या करना है। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करें तो द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। शरदचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। तो सोचिए, आवारा मसीहा से संबंधित इन्होंने विचार प्रस्तुत किया और इतने ज़्यादा उसमें क्वेश्चन आपको कि ये द्विजेंद्र लाल राय शरदचंद्र के कटु आलोचक थे, या गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि देखते, या बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय ये रंगून में थे।
एक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वन लाइनर फ्रेम में पूछा गया हो क्वेश्चन। अब आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा इनकी जीवनी है, चट्टोपाध्याय की, विष्णु प्रभाकर ने रचा है। इस जीवनी में गांगुली परिवार के किशोर थे नवहुल्लोड़, उनके प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे और बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद जो थे ये रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरतचंद की आयु बस 17 वर्ष की थी। मुर्दैया के संदर्भ में विचार करना है। तुलसी राम के गांव का नाम 12 गांवा है, यानी तुलसी राम जो है उनके गांव का नाम 12 गांवा है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। बाबा को पांव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था। तो ये मुर्दैया के संदर्भ में विचार करना है, जो रचना मुर्दैया पाठ्यक्रम में लगा है। तो मुर्दैया के संदर्भ में इन कथनों में से मात्र डी सही है। ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया क्योंकि तुलसी राम के गांव का नाम धर्मपुर है, जो यूपी के आजमगढ़ जिले में है। तुलसी राम के गांव का नाम धर्मपुर है, जो यूपी के आजमगढ़ जिले में है। तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया तथा मणिकर्णिका 2 भागों में लिखी थी। तुलसी राम प्रमुखतः दलित साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में दलितों के यथार्थ जीवन का चित्रण किया है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लव कुश, यथामति, शिवालय, चक्रपाणी। तो इसमें आपको मैच कराना है कौन सा किससे सही है। जैसे दिया है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में शिवालय, द्वंद्व समास लव कुश, लव या कुश, अव्ययी में यथामति, बहुब्रीहि में चक्रपाणी। यहाँ पे देखिए भक्ति संप्रदाय से क्वेश्चन है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, और क्रमशः उनके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। जैसे श्री से श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से, ब्रह्म जो है माधवा से है, रुद्र विष्णु स्वामी से, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य से। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मंटो मेरा दुश्मन, ए और वे, जंजीरें और दीवारें प्रेमचंद घर में है। अब यहाँ पे ये जो दिया गया और रचनाकार भी दिए हैं, तो इसमें कौन से लेखक ने कौन सी रचनाएं रची हैं। जैसे मंटो मेरा दुश्मन, तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ हंस के द्वारा रचित रचना है। ए और वे जैनेन्द्र कुमार, जंजीरें और दीवारें रामरिच वेनीपुरी, प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कोलयानंद, साहित्य दर्पण, और यहाँ पे देखिए 14वीं, 17वीं, 13वीं, 11वीं शताब्दी ये क्रमशः दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया है मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश, तो मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रकाश है वो 11वीं सदी। जयदेव के द्वारा चंद्रालोक 13वीं शताब्दी। अप्पय दीक्षित के द्वारा कोलयानंद। जैसे मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा तो 11वीं में, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा 13वीं शताब्दी में, अप्पय दीक्षित ने कोलयानंद लिखा 17वीं शताब्दी में, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा 14वीं शताब्दी में। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से लोकवादी तुलसीदास। देखिए ये सारे ही पुस्तक जो है के केंद्र में तुलसीदास जी है, लेकिन आलोचक अलग अलग हैं। आलोचक में उदय भानु, रामचंद्र, विश्वनाथ, रमेश कुंतल मेघ, ये लोगों ने कोई गोस्वामी तुलसीदास, कोई तुलसी काव्य मीमांसा, इस तरीके से चारों ग्रंथ तुलसीदास जी से ही लिखा है। तो सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास नाम से आलोचना किया था शुक्ल जी ने, गोस्वामी तुलसीदास के नाम से। तुलसी काव्य मीमांसा के नाम से उदय भानु सिंह ने किया था। तुलसी आधुनिक वातायन से इसका जो है रमेश कुंतल मेघ ने किया। लोकवादी तुलसी के नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया। शेखर एक जीवनी से क्वेश्चन है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्खंड, और खंड के शीर्षक भी दिए गए हैं। तो ये 4 खंडों में जो प्रकाशित है, तो इनको आपको ध्यान रखना। जो शेखर एक जीवनी है उसके भाग 1 का खंड अगर देखें और खंड का शीर्षक, तो प्रथम खंड जो है वो ऊषा ईश्वर करके है। प्रथम खंड जो है ऊषा और ईश्वर। दूसरा है बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष। चौथा खंड है पुरुष और प्रकृति। तो ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति, पहले प्रकृति और पुरुष है तीसरे में, और फिर पुरुष और परिस्थिति है।
सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। किरण, लक्ष्मा, अनीता, सामनाथ। किरण, लक्ष्मा, अनीता, सामनाथ। यहाँ पे देखिए किरण, लक्ष्मा, अनीता, सामनाथ तो क्रमशः राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। तो यहाँ पे देखिए जो ये किरण है, किरण जो पात्र हैं, पात्र ये कहानी और लेखक में देखें तो किरण जो पात्र हैं ये कहानी कानों में कंगना में है। और कानों में कंगना किसने लिखा है? राधिका रमण ने। राधिका रमण प्रसाद ने कानों में कंगना लिखा और उसकी पात्र है किरण। कोसी का घटवार जो कि शेखर जोशी रचनाकार हैं, इन्होंने जो लिखा है तो उसमें लक्ष्मा पात्र है। जो राही है, राही जो है राही मासूम रजा के द्वारा लिखित जो रचना है, पात्र है इसमें अनीता। सामनाथ, सामनाथ जो है चीफ की दावत में और भीष्म शानी। तो कानों में कंगना राधिका रमण, कोसी का घटवार शेखर जोशी, राही, राही मासूम रजा, चीफ की दावत भीष्म शानी। चंद्रगुप्त, अंजू दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। यहाँ पे देखिए पात्रों के नाम दिए, मुन्नी, राम, जयमाला, लीला, कौन किसमें है। तो यहाँ पे देखिए जो नाटक दिया है जैसे चंद्रगुप्त नाटक, तो चंद्रगुप्त नाटक जो कि प्रसाद जी द्वारा रचित है, तो लीला यहाँ पे है पात्र। अंजू दीदी में मुन्नी और जो कि ये नाटक लिखा गया अस्कर जी द्वारा। बकरी में राम करके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। स्कंदगुप्त में है जयमाला, प्रसाद जी की रचना है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4 ये क्रमशः जो है और इनको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए शुक्ल जी के द्वारा जो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 है, जिसमें चिंतामणि भाग 1 के संपादक स्वयं शुक्ल जी थे। जो चिंतामणि भाग 2 है उसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तीसरा जो है उसके डॉक्टर नामोर सिंह हैं। तो शुक्ल पहले के, दूसरे के प्रसाद मिश्र, तीसरे के डॉक्टर नामोर सिंह, चौथे की कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। देवनागरी जो लिपि है उसके मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो ये देखिए देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण का प्रयास हुआ था उसमें भी क्रम से क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये क्वेश्चन वहाँ से है कि पहले परिषद गठित हुआ, सुझाव दिया गया, कैसे समिति बन के आया पूरा। तो ये पूरा ही क्रमशः जो भाषा से संबंधित है। अब यहाँ पे ये जो आपको प्रैक्टिस सेट कराने के बाद जब हम इस बार पढ़ाएंगे आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो उनमें हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि ये है यूजीसी नेट के पेपर का पैटर्न। जैसे शेखर एक जूनियर आपने पढ़ा तो उसके 4 पार्ट है, तो उन पार्टों से क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपने देखा चिंतामणि भाग 1, 2, 3, तो उनके कौन संपादक है, कौन सा क्रम है। ऐसे तार सप्तक कवियों के कौन से क्रम रहे हैं, उनका संपादन वर्ष है, किस में कौन आते हैं। तो पूछने का, और किसी भी अगर साहित्यकार पे पूछ रहे हैं तो थोड़े डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। अब जैसे देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण हुआ है, उन मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में देखेंगे। तो पहले देवनागरी के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव गोविंद रनाडे ने सुझाव दिया। पहला चीज़ तो यही हुआ, देवनागरी के मानकीकरण में जो देवनागरी का मानकीकरण किया गया, तो देवनागरी के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव गोविंद रनाडे ने सुझाव दिया कि गोविंद रनाडे ने ये सुझाव दिया कि देवनागरी का मानकीकरण होना चाहिए पहले। इसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 का गठन हुआ। तो देवनागरी के मानकीकरण में सबसे पहले रनाडे ने सुझाव दिया। इसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 ईस्वी का गठन हुआ। काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 ईस्वी में। इसके बाद जो है 1906 में ये परिषद वगैरह गठित हुआ। फिर काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1935 में सुधार समिति गठित हुई। इसके बाद आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिषद 1947 ईस्वी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद 1953 ईस्वी। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा रचित कृतियों को पहले से बाद, अब देखिए जैसे यहाँ पे रामविलास शर्मा की रचनाओं के बारे में दिया है, तो वो भी आपसे ये नहीं कि वन लाइनर में दिया है।
इसमें उन्हीं की रचनाओं को पहले से बाद, कौन पहले उनकी रचना है उसके बाद कौन सी है, यानी भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो जैसे एक ही व्यक्ति की कई रचनाएं हैं, उनको भी आपको यहाँ पे रचना क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तभी हो पाएगा जब कुछ क्वेश्चन जो कुछ भी हैं उनके भी आपको प्रकाशन वर्ष याद हो। तो जैसे रामविलास शर्मा कहे कि आस्था और सौंदर्य उनका 1916 में है, आस्था और सौंदर्य। भाषा और समाज करके 1961 में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण करके 1977 में है। तो आस्था और सौंदर्य 1916, भाषा और समाज करके 1961 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण करके 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद नाम से 1978, प्राचीन भारत की भाषा परिवार नाम से 1979 में। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखना है। यहाँ पे स्थापना वर्ष के आधार पे, यानी आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इनको हमें जो है क्रम से यहाँ स्थापित करना है। जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज तो 1828 इसका समय है। केशव चंद्र सेन का 1867 है प्रार्थना समाज। दयानंद जी का आर्य समाज 75 में है। ब्लावस्की कर्नल आलकाट थियोसॉफिकल का 75 में है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का 97 में है। कामायनी के सर्गों से अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है, आपको सारे सर्ग बहुत अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि कामायनी के जो सर्ग हैं, कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। तो पूरे ही अगर देखें तो क्रमशः आप यहाँ पे देखिए कुल 15 सर्ग हैं कामायनी के, जिनमें चिंता, आशा, श्रद्धा, चिंता हुई, उम्मीद जागी, श्रद्धा मिली, काम, वासना, लज्जा, कर्म। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इन सभी के प्रकाशन वर्ष से, तो ये जो हमारे पाठ्यक्रम में ये जितने भी सिलेबस में लगे हैं उनके जो मानस कहंस है, मैला आंचल है, राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच, इन्हीं को आपको प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हमारे जो 10 यूनिट है उनसे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से, वो जो सिलेबस में है उनको भी अगर प्रकाशन वर्ष वगैरह लिखे तो बहुत सही है। अब देखिए यहाँ पे मैला आंचल जो है 1954, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। झूठा सच 1958 से 60, यशपाल के द्वारा। तो मैला आंचल 1954 में रेणु जी का है, झूठा सच 1958 से 60 में यशपाल जी का। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल जी का है। आपका बंटी 1971 में है मनु भंडारी। मानस कंस 1972 अमृतलाल नागर। निम्नलिखित कहानियों को आपको प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। अब देखिए ये कहानियां भी आपके पाठ्यक्रम में है ना, ईदगाह, कानों में कंगना, राजा निर्वंश, परिंदे, आकाशदीप। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यही मिल गया कि जो भी आपके सिलेबस में हो उनके आपको ये प्रकाशन वर्ष से ध्यान में होने चाहिए, जिनको आपको क्रमशः लगाना है। इससे देखिए हम एक आइडिया भी लेते चल रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ों पे तो पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना ही है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब जैसे कानों में कंगना, तो कानों में कंगना 1913 ईस्वी, ये राधिका रमण जी का। आकाशदीप 1929 ईस्वी, ये प्रसाद जी का है। ईदगाह 1933 ईस्वी, प्रेमचंद जी का। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, राजा निर्वंशिया। अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें पहले से बाद में आए संवाद। अब देखिए अगर आपने बहुत अच्छे से अंधेर नगरी नाटक पढ़ा होगा तो ही ये समझ पाएंगे कि ये संवाद क्रम से हमें लगाना है। चना चुरमुर चुरमुरे बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, लोभ पाप को मूल है, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन साहब लोग जो खाता। तो इसको हमने चैनल पे बहुत अच्छे से कराया है, इसको आप वहाँ से देखिएगा। अंधेर नगरी नाटक में पहले आया लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। दूसरा है चना चुरमुर चुरमुरे बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। तीसरा है चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलती गाये बगाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
दूसरा, भाषा हम मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति देने वाला सबल कारण है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन ए में कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति देने वाला है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया और खलटाई भी। बघेली से जो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बघेली बोली के दो, एक लरिया और खलटाई। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ऐसा उनका मानना है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। बघेली बोली के अन्य दो नामों में लरिया और खलटाई भी है, गलत है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये सही है। लेकिन कथन दो सत्य है, क्योंकि कथन एक लरिया और खलटाई छत्तीसगढ़ी बोली को बोली हैं। यहाँ पे दिया है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में हमें दिखता है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की। तो ये दोनों ही कथन के बारे में बात करें तो दोनों ही सही है। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभव से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषद में देखने को मिलता है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। कारण क्या है कि गांधी जी ने धार्मिक जो सत्य है उन धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो जो अनुभूति किया चीज़ होता है ना, वो तो सत्य रूप में दिखता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन 1-2। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे ज़्यादा भोगता है, यानी बेटा जो उनका है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो अभिकथन ये सही है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बेटा ही सबसे ज़्यादा भोगता है। कारण ये है कि बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए भी बिना माँ का हो गया है, अंततः उसे मिला क्या जीवन में? भटकाव, असमंजस और अकेलापन। AR दोनों सही है। आपका बंटी 1971 ईस्वी में तथा महाभोज 1979 ईस्वी में मनु भंडारी का उपन्यास है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में जो है बीत जाती है। इन कथनों को ध्यान में रख के आपको उत्तर देना है। तो जो सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं, जिनमें नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन सही है। और सिंदूर की होली नाटक की जो कथा है, देखिए सिंदूर की होली जो नाटक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि नाटक में कुल 2 अंक नहीं है, बल्कि यहाँ पे 3 अंक हैं। तो सही नहीं है पहला कथन, क्योंकि सिंदूर की होली जो नाटक है कुल 3 अंक में है। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। और ये जो समय इसका शुरू होता है प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होता है और अंतिम घटना जो 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो कथन 1 तो गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ये 1934 में जो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित ये जो रचना है, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। 3 अंक हैं नाटक में। इसके प्रमुख पात्रों में है रजनीकांत के साथ है मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल। तो रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, डॉक्टर, चंद्रकला, मनोरमा। इस नाटक में कुल 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य जो है वो 9 बजे, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा, देखिए पहला 9 बजे हो गया, दूसरा दृश्य संध्या काल में हो गया, तीसरा रात के 10 बजे है। और जो लक्ष्मी नारायण जी इनके द्वारा जो नाटक है, एक अशोक है 1926 में, राजयोग 1933 में, आधी रात 1936 में है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन, दूसरा कारण यानी रीजन। एक और द्रोणाचार नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं बुद्धिमत्ताओं को उजागर किया गया है। यानी एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगुआ, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है।
तो देखिए जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है उसके माध्यम से समकालीन जो शिक्षा जगत है उसकी यथार्थ विसंगति और विद्रावताओं को उजागर किया गया। इसके संबंध में कथन सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था उसमें जो भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, शिक्षक समुदाय के पंबु असहाय होने की बात ये भी प्रस्तुत किया गया है। और ये जो नाटक है शंकर शेष जी का, इनको दो भागों में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो शुरुआत के हैं पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में कुल 7 दृश्य हैं। पौराणिक पात्रों में देखें तो द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन और युधिष्ठिर सैनिक। आधुनिक पात्र में अरविंद, लीला, यदु, प्रिंसिपल, चंदू, हरविंद, विमलेंदु, अनुरागधा। एक और द्रोणाचार्य नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदनशील झांकियां प्रस्तुत की गई है। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को भी व्यक्त किया गया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों का आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को उजागर किया गया है। शंकर शेष के अन्य प्रमुख नाटक में है मूर्तिकार, रत्नगर्भा, बेटो वाला बाय, तिलका ताड़, बिनबाती के दीप, बंधन, अपने अपने, खजुराहो का शिल्पी, फंदी, कालजयी, घरौदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, राक्षस पोस्टर, चिराहे, त्रिकोण का चौथा कोण, कोमल का अंधार, आधी रात के बाद। नीचे 2 कथन दिए गए हैं असेसन और रीजनिंग में। पहला है कि जो शिव शंभू का चिट्ठा है, तो शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा, इसकी परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियां लिखी। मतलब शिव शंभू के चिट्ठे और दुबे जी का चिट्ठा, इनकी परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। दूसरा कहना यह है कि ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हो उठी। इन कथनों के बारे में सोचना, ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ये पहली बात तो ये जो शिव शंभू का चिट्ठा, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, आपने देखा इसी प्रैक्टिस सेट में। शिव शंभू का चिट्ठा और दुबे जी का जो चिट्ठा, इसकी परंपरा में जो मिश्र जी हैं उन्होंने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। कथन सही है। कारण ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। शिव शंभू का चिट्ठे निबंध बालमुकुंद गुप्त जी का है। ये जो चिट्ठा है बालमुकुंद गुप्त जी का, इसमें अंग्रेजों की नीति को दर्शाया गया। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उतनी पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा अभिलेख नहीं मिलता। दुबे जी की चिट्ठा व्यंग्य विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, जिसमें चीनी आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रमुख एवं सामयिक समस्याओं पर चर्चा किया करते थे। ललित निबंध में सरसता, रोचकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता और संगति विशेषताएं हैं। इसमें कल्पना, विचार वर्णन, रागात्मकता और व्यंग तथा हास्य जैसे गुण विद्यमान है। यह सब विशेषताएं विद्यानिवास के निबंधों में मिलती, इसलिए कहा जाता है कि ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। नीचे 2 कथन दिए गए हैं असर्सिंग और रीजनिंग में। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर हो। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी। तो यहाँ पे एक क्लियर कट बताया गया कि कभी भी आप यात्रा संस्मरण पढ़ के ये सोचो कि कहीं घूमने जाएं और टूरिस्ट गाइड को ले ही ना, ऐसा नहीं है। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की होती हैं, तो एक व्यक्ति जब यात्रा संस्मरण लिखता है तो वो अपने भीतर की बात को भी लिखता है। ये कथन सही है। और यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी उसकी बाहर की होती है उतनी उसके भीतर की भी होती है। मनुष्य अनादिकाल से यात्राएं करता आ रहा है। निश्चय ही वह इन यात्रा वृत्तांतों को अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को सुनाता भी रहा होगा, किंतु भारतीय साहित्य में इन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती थी। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांतों की रचना की। निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गवई गंध गुलाम,
आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुन हाट बौरे आम। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः जो है काल क्रमानुसार इसे मिलाना है। तो जैसे चली फगुन हाट बौरे आम 1975 ईस्वी, गमई गंध गुलाब 1980 ईस्वी, आम रास्ता नहीं है 1988, जीवन अज्ञात का गणित 2004, उठ जाग मुसाफिर 2012। उपर्युक्त निबंध जो है विवेकी राय का है। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांव की संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी हैं। विवेक राय के प्रमुख जो निबंध है उनमें कौन से निबंध हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे किसानों का देश 1956 ईस्वी, किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डाल पर 1962, जुलूस रुकाया 1977, गवई गंद गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं 1988, आस्था और चिंतन 91, जगत तपोवन सो की 1995, वन तुलसी की गंध 2002, जीवन अज्ञात का गणित 2004, उठ जाग मुसाफिर। यहाँ पे देखिए आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं इसमें वो अवतरण को पढ़ना होता है, फिर आंसर देना होता है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप जो है यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना तो ये पढ़िए, जैसे रबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। रबिया नाम की साधिका जो थी वो शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। तो आप जब ये पढ़े रहेंगे फिर आप जो है गद्यांश पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जैसे दूसरा है कि सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं। बका की स्थिति से क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये जो है ना ये सूफी जो साधना है उनसे संबंधित कोई पद्य जो दिया है आपको गद्य पढ़ने के लिए दिया है। जैसे कहा है कि सूफी साधक ईश्वर को निराकार मानते हैं और साकार भी, मतलब ईश्वर का रूप निराकार में भी मानते हैं साकार में भी। वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं कि मानव जीवन जो है उसी आत्मा का एक आवरण है, अंग है। प्राय प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करते हैं। तो जो साधक हैं वो ईश्वर की कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन किस रूप में, परम सुंदरी के रूप में, जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य है और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय में साधिकाएं भी हुई हैं जो परमात्मा को अपना पति समझती थी। इनमें से बसरे की रबिया नाम की साधिका बहुत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालब भर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही। फिर शैतान के प्रति घृणा की तो बात ही क्या है। सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसे प्रेम की सिद्धि के लिए सूफियों ने इसके मजाजी की भी छूट दी क्योंकि इसके मिजाजी से भी इसका हकीकी हासिल हो सकता है। वैसे सूफी मत यतिवृत्ति, वैराग्य साधना, योग और संयम सब पर जोर देता है। सौंदर्य प्रेम के बाद सूफी में संगीत की प्रधानता है क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उससे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी नाशूद कहते हैं और भगवान की निसीमता को लाहूत। इसी प्रकार जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है। जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन को प्राप्त करता है तब वह फना की स्थिति में पहुंच जाता है। सूफियों के 2 संप्रदाय हैं जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है और दूसरा यह कि सृष्टि विचार से निकलती है। सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल अवतारवाद, इम्तियाज अंशावतारवाद और नखे अरबा यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। तो रबिया नाम की साधिका शैतान से घृणा क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा की अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं है। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका अंग माना गया है, तो आत्मा का ही अंग माना गया है। संगीत का उपयोग सूफी मत किसके लिए करते हैं, तो वो समाधि की सुगमता के लिए। संगीत का उपयोग सूफी मत जो है वो समाधि की सुगमता के लिए करते हैं। संगीत में मन को केंद्रित करने की शक्ति होती है। बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है, ब्रह्म मिलन की प्राप्ति, आत्मा के आवागमन, निर्वाण की प्राप्ति, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। तो बका की स्थिति से मतलब है ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका की ही समझी जाती है। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है, फना। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में फना कहलाती है। फना की स्थिति को ही निर्वाण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए वापस से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण को आपको ध्यान से पढ़ना है। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह होती है कि सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था।
राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेना के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसलिए जो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व ने दिल्ली के मातहत कर दिया और इसी शर्त पर उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं की सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयास किया गया। इसी संग्राम की दूसरी विशेषता यह भी थी कि राज सत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई थी। बहादुर शाह को सारे देश का बादशाह घोषित किया गया था, किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह या उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं थी। सैनिक नेतृत्व ने दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन में वहां के बादशाह को हासिल था। वह राजतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अधिकार उसे कोर्ट के हाथ में थे, जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों को जहां भी नए अधिकार दिए गए, जहां भी किसानों के विरुद्ध इन शोषकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए, वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होता चला गया। और इसी तरीके से संग्राम की चौथी विशेषता, तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ, तो 57 के स्वाधीनता संग्राम से। फिर इसके बाद की इसकी जो है स्वाधीनता संग्राम की विशेषता क्या है, तो इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 57 के संग्राम के बाद किसी बादशाह बनाया गया तो बहादुर शाह को। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 57 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका नेतृत्व जो है किसानों ने किया। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 57 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी, तो सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। तो इस तरीके से देखिए आपका जो एक प्रैक्टिस सेट है कुल 100 क्वेश्चन का, तो वो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी अब हम जो लेकर उपस्थित होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में, तो वो दूसरा जो है आपका जो परीक्षा करवाया गया उस प्रैक्टिस सेट को, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सके उनको लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त इस नज़रिया को डेवलप करिए कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जो है आपका जो है ना, ये एग्ज़ाम पास करने की सबसे स्ट्रेटजी यही काम करने वाली है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप स्ट्रेटजी के तौर पे इसको नहीं देखोगे, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाई नेचर का क्वेश्चन होता है। तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त ये देखना है कि अगर एक निबंध से पूछ रहा है तो निबंध के निचोड़ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप इस चैनल पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप बहुत अच्छे से आत्मसात करते होंगे और चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और चैनल के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हैं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।